बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियोज। नाज़रीन, आज रहबर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें फैसला यह हुआ है कि अब अपोजिशन की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है जो ईद उल अजहा के बाद होनी थी, अब यह तय पाया है कि 20 सितंबर को इसका इनेकाद किया जाएगा। गुज़श्ता कल हमने देखा शहबाज शरीफ साहब कराची गए थे और वहां उनकी बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में मुल्क की सियासत, कराची के हालात, तमाम मामला जेर बहस आए और बड़े तबसरे भी हुए कि कल के जो हरीफ थे वो आज के हलीफ हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने बिलखसूस जरदारी साहब के हवाले से बहुत सी बातें की थी इलेक्शन कैंपेन में भी और इससे कबल भी। ताहम इस बात पर इत्तेफाक हुआ दोनों बड़ी जमातों के दरमियान कि जो आज की रहबर कमेटी का इजलास होगा इसमें आइंदा की एपीसी की डेट और एजेंडा तय किया जाएगा। डेट का तो हमें मालूम हो गया, एजेंडे के बारे में जरूर पूछेंगे। दूसरी तरफ फैटिफ और जो जेर इल्तवा बिल्स हैं, हुकूमत बड़ी जिसे कहते हैं पुरजोश नजर आ रही है, पुरअज़म नजर आ रही है कि इन्हें पास करवाना है पार्लियामेंट से। और इस सिलसिले में इस बात का इम्कान है कि आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का इनेकाद किया जाएगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हुकूमती सेनेटर्स हैं और जो इनके हलीफ सेनेटर्स हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात में जो फैटिव है और जो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री बिजनेस है वो जेर बहस आया। वज़ीर आज़म का इस मौके पर यह मौक़िफ़ रहा कि भारत पाकिस्तान को फैटिव की ब्लैक लिस्ट में लाना चाहता है और अपोजिशन ब्लैक मेलिंग की वजह से कानून साजी में मदद नहीं कर रही, लिहाजा अपोजिशन और भारत कम से कम फैटिव के हवाले से एक पेज पर नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से जरूर हम जानेंगे अपोजिशन का मौक़िफ़ भी और ये कि अब फैटिव की कानून साजी में वो क्या रुकावटें हैं, क्या वजह है कि जो बिल कौमी असम्बली से पास हुआ था वो आपके इल्म है कि सेनेट में पास नहीं हो सका, चूंकि अपोजिशन को अददी अक्सरियत हासिल है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बनिस्बत हुकूमत और उनके जो हलीफ सेनेटर्स हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। ये सियाको सबाक है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए तीन नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, इनका तारुफ मैं आपसे कर रहा हूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG लिंक पर सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन अजीज साहब कि आपने हमें वक्त दिया। सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। उनको वार्म वेलकम ऑल द वे टू DI खान। तो फैसल कुंडी साहब भी हमारे साथ। मैं गुफ्तगू का आगाज मोहसिन अजीज साहब आपसे करूंगा। आज आप लोगों की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई थी, बताइएगा क्या मामला डिस्कस आए फैटिव के हवाले से, अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि पहले तब आप लोग कानून लेकर आना चाहे, बिल की सूरत में वो पास नहीं हो सका और अपोजिशन का ये मानना और कहना था कि वो नैब के परव्यू और इसको वो काला कानून करार दे रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा अब क्या तय हुआ है? पुरअज़म है कि ये पास होगा और ज्वाइंट सेशन से पास करवाएंगे? मोहसिन अजीज साहब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि ये आपको मालूम है और तो आपके मेरा ख्याल नाज़रीन को मालूम होगा कि ये जो फैटिव जो है उसकी जो हम ग्रे लिस्ट में जो गए थे, इसमें हमारी जो हुकूमत है इसकी कोई वजह नहीं है, कोई इसकी जो है रीज़न नहीं थी। और ये जो पुरानी हुकूमत थी उनके कुछ लॉज की कमी की वजह से और कुछ जो है जो मुख्तलिफ जो उनको खदशात थे फैटिव को और उनकी वजह से ये हम ग्रे लिस्ट में गए थे। अच्छा, अब वो जो है उसमें ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उसमें जो और केसेस हैं उसकी वजह से ये तकालीफ जो है वो उस पर आई। अब जो है आपको मालूम है कि भारत और उसके हलीफ जो हैं वो चाहते हैं कि ग्रे लिस्ट से हम किसी तरीके से उनको वो मतलब वो चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाए। अगर खुदा ना खास्ता हम ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो फिर हमारे पास वो हमारे ऊपर वो सेंक्शन लगेगी, वो हमारे पास बोझ आएगा, वो चाहे डॉलर का बोझ आता है या हमारे इंपोर्ट पे बोझ आता है, एक्सपोर्ट पे बोझ आता है, वो बोझ है कि जो कि हम इस वक्त जो है किसी तौर पे उसके मुतामिल नहीं है। यानी जो है उसमें हाइपर इन्फ्लेशन की बात है और उसमें बिल्कुल इकोनॉमी की कोलैप्स होने की बात है। तो ये मुल्की मफाद में जो है ये सारा कुछ हो रहा है। जो फैटिव के जो बिल्स आ रहे हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है और उन मुल्की मफाद में उसको देखा जा रहा है कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम एक्सेप्ट करें और वही चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं जो कि खदशात का इजहार किया जाता है अपोजिशन की जानिब से। मोहसिन अजीज साहब
ये कतई गलत बात है। देखिए जिस तरह से अब लास्ट बिल जो सेनेट से अप्रूव नहीं हुआ, हमारा अब जो है वहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं है। अदरवाइज इनकी ऑब्जेक्शन क्या थी? इनकी ऑब्जेक्शन तो जो इसमें ये थी कि अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन है। तो अल्टीमेट बेनिफिशरी की हुकूमत ने आके वहाँ तशरीह की, उन्होंने कहा हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कि जो 25% जिसका एक किसी कंपनी में शेयर होगा वो जो है अल्टीमेट बेनिफिशरी होगा, और उसकी ट्रांजैक्शन इतनी इतनी होगी। अमाउंट सारी आके हुकूमत ने वहाँ पे बयान की, जो SECP है उन्होंने आके गारंटीज दी, और उसके बावजूद भी वो जो है वो नहीं माना गया। और मैं समझता हूँ जो हमारे कमेटी के चेयरमैन है फारूक नाइक साहब, बड़े एमिनेंट लॉयर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन उस दिन उनकी जो कारकर्दगी थी वो भी मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि वो लेकर अगर जब सेनेट में आए तो उन्होंने क्या उसकी ऑब्जेक्शन की? उन्होंने कहा कि जी अल्टीमेट बेनिफिशरी को 25% होना चाहिए। तो भाई दिस वाज आल्सो सेट देयर। तो ये ऑब्जेक्शन उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन की? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है मुल्की मफाद में इनको चाहिए था, हमें ख्याल था कि जो दो बड़ी पार्टीज़ हैं वो मुल्क के मफाद में उसको लेके अपनी ज़ात को न लें, अपनी ज़ात को ये इस वक्त सामने रख रहे हैं। हर लॉ में अपनी ज़ात को रख रहे हैं। अपनी ज़ात को क्या रख रहे हैं? 2 अशखास हैं या 3 अशखास हैं, उनको सामने रख रहे हैं। उनके नाम आपको भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो नाम को सामने रख के उनकी कारकर्दगी या उनके जो एसेट्स हैं उनको छुपाने के लिए ये सारे का सारा मुल्क उन्होंने दाव पे लगाया हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अच्छा, हम कामयाब होंगे और हम इंशाल्लाह जाके जॉइंट सेशन है जहां पे भी है हम इसको कामयाब होंगे और उसको हम थ्रू कराएंगे। जरा मेरे साथ रहेगा जावेद अबाई साहब कि जाती मफाद को क्यों आप लोग कौमी मफाद के सामने तरजीह दे रहे हैं? क्या वजह है इसकी? मोहसिन अजीज साहब कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ज्वाइंट सेशन से अब इसको पास करा लिया जाएगा। तो बेहतर होता आप लोग सेनेट में डिस्कस करके इसको पास करा लेते। ईगो उसका क्लैश आ जाता है। जावेद अबाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। एक तो अनवार साहब, अगर ये फैटफ के बिल ना होते तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कभी भी अपने जमात के और अलाइड सेनेटर्स को ना बुलाते। तो इनको आज जो शर्फ मुलाकात बख्शा गया है, इनकी खुशकिस्मती है कि ये फैटफ के बिल आ गए थे और जॉइंट सेशन होना था। तो 2 सालों में इनको प्राइम मिनिस्टर का दीदार करने का मौका मिल गया। तो इसके लिए इनके लिए तो एक आसानी हो गई है। ऐसी बात नहीं है। दूसरा जो बात है, देखिए हम रियासत पाकिस्तान की कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम उनसे वाकिफ हैं। ये फैटफ के ये बिल नहीं आए, इससे पहले भी कुछ 6 बिल ऐसे आए थे जो नेशनल असेंबली से भी पास हो गए थे, सेनेट के पास भी आए, मेरी कमेटी के पास भी आए थे। हमने उन्हें अमेंडमेंट की थी, उस लॉ को बेहतर बनाया था और पास कर दिए थे। अभी जब ये लॉ नेशनल असेंबली से पास हुआ और सेनेट में ट्रांसमिट हुआ है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रूल ऑफ बिजनेस में ये बात है और ये बात हमने कंटेस्ट की थी कि मेहरबानी करके अगर ये बिल आ गए हैं, आज ट्रांसमिट हुए हैं, आज इसको पैसेज के लिए ना ले जाएं। अच्छा। आप मेहरबानी करके इनको कमेटीज के पास ले जाएं, कमेटी इनको देख लेगी। इन लॉ में अगर कोई बेहतरी ला सके तो बेहतरी लाएंगे, जिस तरह नेशनल लेजिस्लेशन का तरीका है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मेरे याददाश्त में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नेशनल असेंबली से कोई बिल आया और वो सेनेट की कमेटी में ही ना जाए, उसको वो कहें कि आज ही हमने पैसेज करवाना है वरना रिजेक्ट कर दें। वो मामला सिर्फ टाइमलाइन होगी, कानूनी मामला था। टाइमलाइन को शायद फॉलो करना होगा जी। टाइमलाइन कोई होगी, इस वजह से जरा जल्दी करवाना चाह रहे हो। देखिए अगर टाइम लाइन होती तो उस दिन हमने कहा कि नेक्स्ट डे एक दिन कमेटी के लिए दे देते तो 2 दिनों में पास हो जाता। आज तो 12-14 दिन गुजर गए ना, और पता नहीं आगे दिन कितने गुजरेंगे। हमने कहा कि पिछली दफा भी जब कमेटीज को दिया गया तो हमने कहा कि कल कमेटीज की मीटिंग करेंगे। मोहसिन अजीज साहब को पता है कि जब मेरी कमेटी को आया, शाम को बिल गया, सुबह 10:30 बजे मैंने मीटिंग की, शाम 2 बजे सेशन हो गया, 4 बजे मैंने रिपोर्ट दे दी और 6 बजे पैसेज के लिए चले गए थे बिल पिछली दफा। ये जो हटधर्मी की गई है, कमेटीज को नहीं भेजा गया है और कमेटीज में बैठते हैं, दोनों तरफ के लोग बैठते हैं, कमेटीज में डिस्कशन होती है और लॉ में बेहतर की जाती है। अगर कोई बेहतरी कर सकते हैं तो फैटफ ने ये तो नहीं कहा कि आप अपने लॉ में बेहतरी ना करें। ये प्रोसेस को जो बाईपास किया गया है उस वजह से सेनेट ऑफ पाकिस्तान से वो पास नहीं हो सका। कोई आप लोग ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, कोई आप लोगों के जाती मफाद नहीं है जिसकी वजह से आप कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान की जरूरत है, जहां हमने पहले बिल पास किए हैं वहां ये भी करते। हमें जिम्मेदार पोजीशन है, हम इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन अगर ये प्रोसेस को बाईपास करेंगे और एक ऐसी लेजिस्लेशन लाएंगे जो पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में नहीं होगी, उस पर फिर अपोजिशन को अख्तियार है कि वो बात करे। चले फैसल करीम कुर्नी साहब, सर बताइएगा, आप कल मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की और आज रहबर कमेटी में तय हो गया है जी। अच्छा मोहसिन साहब, आप कोई बात करना चाह रहे, फिर मैं फैसल साहब के पास जाऊंगा। जी मोहसिन साहब, क्या कहना चाह रहे थे?
मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो इनकी खामख्याली है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमें आज उन्होंने बुलाया है क्योंकि जॉइंट सेशन आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमें हर 2-2.5 महीने में बुलाते हैं, हमसे मुलाकात करते हैं, हमारी शिकायत हमारी तजावीज़ सुनते हैं। वी आर नॉट लाइक नून लीग या क्या कि भाई वहाँ पे 5-5 साल गुजर गए और MNAs जो है उनकी अपॉइंटमेंट डे 1 से लेके 5वें साल तक नहीं आई और वो जो है वो बीच में रुखसत भी हो गए। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है जावेद साहब कुछ भूल रहे हैं, क्योंकि ये बिल जो अभी जो रिजेक्ट किए गए थे ये कमेटी के पास गए थे। अच्छा। कमेटी में वहाँ डिस्कशन नहीं सर, ये बिल्कुल कमेटी में वहाँ पे अनरीजनेबल मिनट के लिए भी कमेटी के पास नहीं गए। वो नहीं, फाइनेंस कमेटी के पास गए थे। बिल्कुल नहीं गए। साहब को भी शामिल कर लेते हैं, कमेटी के पास गए हूं जी। मैं फैसल साहब को भी शामिल कर लेते हैं। फैसल साहब को फाइनेंस कमेटी के पास गए थे। फाइनेंस कमेटी ने ये बिल्कुल नहीं गए, डिलिब्रेशन की थी, 2 दिन डिलिब्रेशन। सर नहीं गए, ये मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। वो कह रहे मैं कमेटी के मेंबर हूँ। जाहिद भाई साहब साहब कह रहे मैं कमेटी का मेंबर हूँ, आप कह रहे नहीं गए। 1 मिनट के लिए भी कमेटी के पास नहीं गए कि कमेटी का मैं मेंबर हूँ। चले ठीक है, कुटी साहब बताइए कि क्या वजह है कि अपोजिशन जो है भारत वजीर आजम साहब ने कहा कि व्हेन इट कम्स टू फैटिव तो ऐसे लगता है कि भारत और अपोजिशन एक पेज पर है। ये चाहते थे सर, मैं अर्ज कर दूं कि 2 दिन डिस्कशन होती रही है उसके ऊपर, और बात यही थी कि वो नजर यही आ रहा था कि वो कुछ नैब लॉज के ऊपर ये अमेंडमेंट चाहते थे, जो कि नैब लॉ को बिल्कुल ये खत्म करना चाहते थे। उसमें डिस्कशन जो अमेंडमेंट्स लेकर आए थे वो नैब को बिल्कुल ये अमेंड करना चाहते थे, वो हमने नहीं माना, तो ये बात आगे नहीं चली। चले ठीक है, ये आप लोगों के दोनों का नुक्ता नजर गया। फैसल कुटी साहब आप हैं मेरे साथ? जी बिल्कुल आपके साथ। तो आज आप इतने खामोश की, ये बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं माशाल्लाह दोनों सेनेटर्स, आप तो जवासाल और आप इलेक्शन भी लड़ते हैं, जरा थोड़ी सी गर्मजोशी दिखाएं। ये बताइएगा कि जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की, तो कोई गिले शिकवे दूर हो गए? पिछली दफा CEC में तो आप लोगों ने काफी नून लीग को लताड़ा था, तो अब को मामला सही हो गए? अब 20 सितंबर को हो जाएगी APC, और एजेंडा क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर, मेरे ख्याल में कि अपने वो उसमें दखलंदाजी करना या मेरे ख्याल पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर लें उसके बाद, क्योंकि अगर आप बात काटें तो प्रोग्राम मेरे ख्याल में सही होता नहीं है, वरना तो प्रोग्राम काट के प्रोग्राम करना तो फिर ऐसी मतलब है कि कोई किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ सकता। देखिए, कल शहबाज शरीफ साहब आए थे बिलावल हाउस में, उन्होंने मुलाकात की। प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ भी चेयरमैन बिलावल साहब मौजूद थे, पार्टी का डेलीगेशन भी मौजूद था, उसमें डिस्कशन हुई। और उस पर ये हमने पहले ही कहा था कि जो हम पे कहा जाता था कि क्योंकि रहबर कमेटी का इजलास जमीयत उलमा इस्लाम ने बुलाना था, क्योंकि अकरम दुरानी साहब उसको हेड कर रहे थे, और APC का इजलास जो है वो PMLN ने बुलाना था, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो कल मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि दुरानी साहब ने मीटिंग कॉल की आज, और उस पर एजेंडा तय होना था, और उसके बाद जो है APC होनी थी, जो कि मेरे ख्याल में 20 तारीख को 20 सितंबर को कहा है कि होगी। तो जब तक आप कहते हैं कि जी देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जमातें हों या हुकूमत की जमातें हों, उसमें मुख्तलिफ जमातें मौजूद होती हैं, उनका अपना एक मैनिफेस्टो होता है, अपना एक पॉइंट होता है, जिसमें आपके ये है होता है आप में वहाँ पे कभी दूरियाँ भी होती हैं, कभी नज़दीकियाँ होती हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप हुकूमती इत्तेहाद को देखें, उनकी इत्तेहादी जमातें भी कभी क्या कर रही होती हैं, कभी क्या बातें कर रही होती हैं। अभी आप देखें मेंगल साहब का देखें, फिर हुकूमत के वज़रा कहते हैं कि जी ये जो कराची के मेयर हैं वो उस एमके से नहीं है जिसका हम इत्यादी हैं। तो ये चीज़ें बातें चलती रहती हैं। फिर मौसम अपना अजीज साहब ने कहा, सेनेटर साहब ने, कि वज़ीर आज़म साहब हमसे मिलते रहते हैं, अच्छी बात है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनसे मिलते रहें। अगर वो इतने कॉन्स्टेंटली मिलते तो बजट सेशन में इनके अपने ही MNAs TV प्रोग्रामों में ये गिले न करते जो उन्होंने गिले किए थे, जो कि सब दुनिया ने देखा कि इनके MNAs खुद TV प्रोग्राम में पहली दफा हुआ कि हुकूमती अरकान आके उन्होंने अपने ही वज़ीर आज़म से, अपनी वज़रा से, अपनी चीफ मिनिस्टरों से गिले शिकवे भी किए। अच्छा। ये चीजें जो है वो अगर कंटिन्यूसली मीटिंग होती हैं तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजें फिर बाहर नहीं आती हैं। तो ये इनका अपना इंटरनल मसला है कि वज़ीर आज़म से मिलते हैं नहीं मिलते। ये मुझे बताए ना, वे फॉरवर्ड क्या अपोजिशन इस APC से आप लोग क्या आप लोग का लाएअमल होगा? APC में मुख्तलिफ इशूज डिस्कस होंगे। इसमें एहतजाजी तहरीक की बात है, इसमें हुकूमत के खिलाफ। देखें, हमारे एक जमहूरी हक़ में हमेशा कहा कि हम प्रॉपरली जो है जमहूरी तरीके से बात करेंगे। अगर हमारे साथ हम नंबर्स पूरे होते हैं और हम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं
ये हमारा पोजीशन का एक जमहूरी हक है कि हम एतमाद की तहरीक लेके वो आए। तो आप लोगों ने दावा किया था कि बिल फाइनेंस बिल बजट ही पास होने देंगे, लेकिन वो नहीं हो सका था। नहीं, वो देखिए चेयरमैन उस वक्त सेनेट के खिलाफ शहबाज तहरीक शरीफ अदम का एतमाद लाए थे, नंबर तो पूरे ही नहीं हो सके थे ना कुंडी साहब। नहीं, अगर वो सेलेक्टर्स जिस तरीके से इनके साथ थे और मिस कॉलों पे जिन्होंने सेनेटर को किया और जिसका इन्होंने माजी में इनके लीडर ने कहा, वो तो हम इस पर जाने नहीं चाहते, क्योंकि माजी के उनके बयानात पे हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग और पैसे लेने वाले पैसे देने वालों पे मैं लानत भेज रहा हूँ, तो जो जिस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग हुई, जब इनके पास चीज जाती है तो वो दिल की आवाज होती है, मैंने इसकी या सेनेटर्स की या एमपीएस की, लेकिन जब वो अपोजिशन के पास जाते हैं फिर वो कहते हैं चमक के जरिए चले गए हैं। तो ये एक दो राय होती है, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट चलती रहती है। ठीक है, तो आप लोग पहले अपने नंबर्स को चेक करेंगे, और अगर आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि हमारे नंबर, मैंने कहा जिस दिन हमारे नंबर पूरे हुए हम एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, और हमारे जमहूरी तो ये तो 2023 तक मुझे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। जो ये तो आपके दिल की ख्वाहिश है ना, मेरे दिल की ये और जमीनी हक़ाइक़ नहीं है, दिल की ख्वाहिश, जमीनी हक़ाइक़ नजर आते हैं कुंडी साहब। नहीं देखें, ये तो देखें ये चीजें तो अगर इनके साथ आप मुझे बताएं, अगर इनके साथ एक अलाई या दो अलाइज छोड़ के चले गए, जैसे बेंगल साहब जो है इनसे चले गए हैं, इस तरह अगर एक दो अलाइज देखे, चौधरी साहबान की स्टेटमेंट्स देखें, वकील साहब की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, फिर MQM है, तो ऐसे अगर इनसे अगर अलाइज चले जाते हैं और अपोजिशन के साथ मिलते हैं तो फिर तो एतमाद तहरीक हो सकती है, कि फिर भी नहीं हो सकती है। ठीक है, आप मुझे बता दें सवाल का जवाब, नहीं हो सकती है। नहीं, वो तो जाहिर बात है, जो आपके पास आईनी तरीकेकार है वो तो है, लेकिन तो इशू ये है कि पीपल्स पार्टी और PML के दरमियान जो फासले हैं, मैंने ये नहीं कहा कि हम किसी उंगली के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, या उंगली नहीं उठ रही है, या कुछ किसी लोगों की इशारा हो रहा है, या कर्टन के पीछे कोई खड़े हैं जो हमें लेके आएंगे। हम कह रहे हैं जमहूरी तरीका, जिस दिन भी हमारे पास अपने मेंबर्स पूरे होंगे हम जमहूरी तरीके से एतमाद की तहरीक लेंगे, हम उंगली के जरिए नहीं लेके आएंगे। चलिए, मोहसिन अजीज साहब, ये फैसल कुंडी साहब कह रहे हैं हम APC जो है होगी, और मुख्तलिफ ख्याल अपोजिशन होती है, उनकी बात सही है, हुकूमत के अंदर भी जो आपकी हलीफ जमातें हैं और आपका इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये कोई परेशानी का बायस बन रहा है कि आखिरकार APC की जो तारीख है वो सामने आ गई है, और कल शहबाज साहब और जरदारी साहब एक सफ़े पे हमें नजर आए हैं। तो आप लोग तो फैटिफ के बिल लाना चाह रहे हैं और कराची को बदलना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर आ रहे हैं, ऑपोजिशन तो आप लोगों के खिलाफ सफ़े आरा हो रही है। देखिए, हम तो अपने जो मुल्क की मुरम्मत हम कर रहे हैं, उसकी आज़ाइश कर रहे हैं, उसकी जो है हम उसको सही तरफ ले जा रहे हैं। वो एजेंडा हमारा इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा, चाहे जो मुश्किलात भी हमारे सामने आती हैं, हम उससे डरे बगैर, उससे जो है किसी तरीके से बॉक डाउन हुए बगैर हम इंशाल्लाह उस एजेंडे पे चलते रहेंगे। और इसके रिज़ल्ट्स भी अभी जो है आना शुरू हो गए। अब फील गुड फैक्टर भी है, आ गया है। आप देखें, स्टॉक एक्सचेंज को देखें, बाकी इंडेक्स आप देखें, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। और तो वो तो अपने जगह हम इंशाल्लाह जो हमारी नीयत है वो साफ़ है, और इंशाल्लाह मंजिल अल्लाह करेगा आसान हो जाएगी। बाकी ये कि देखिए जी, ये इन्होंने पहले भी यहाँ पे मौलाना साहब आए थे, बड़े दावे करके आए थे, और फिर वो फेलियर हो गया, उसमें एक दूसरे की पीठ पे उन्होंने छुरे घोंपे। तो मैं समझता हूँ कि पहला तो इनका एजेंडा यही होगा, जो जरदारी साहब फरमाते थे कि जी अगर मैंने शरीफों को बख्श दिया तो अल्लाह भी मुझे नहीं बख्शेगा। और दूसरी तरफ से ये नारा आता था कि जी मैं इनको सड़कों पे घसीटूंगा और उनके पेट से जो है तो पैसे निकालूंगा, और ये पैसे कहाँ पे है, स्विस में घर कहाँ से गिर गए और फलाना क्या हो गया। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि एजेंडा इसी यही पे होगा कि ये तुमने क्या बोला था और मैंने क्या बोला था, दिल पे बोला था या दिल से नहीं बोला था और क्यों बोला था। और हम एक दूसरे के लिए 5 साल गुजार दिए हमने, एक दूसरे के हम बैक्स वो जो है ना वो स्क्रैच करते रहे। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, तो पहले तो मैं समझता हूँ कि यहीं पे जो है तो इनका भांडा फूट जाएगा, क्योंकि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ साहब में भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं, और उनके बच्चों में भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। तो पहले तो ये अपने में ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हल करेंगे। बाकी जो जमहूरी तरीका है ये अपना किस्मत आजमाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये आएँ, अगर इनका शौक़ है अपना शौक़ पूरा करें, इंशाल्लाह जो है इसको इनको डिफ़ीट होगी, जो पहले भी डिफ़ीट हुई है, और उन्होंने जो मौलाना साहब आए उसमें भी हुआ। और ये तो डे 1 से इनका एजेंडा था। जिस दिन खान साहब ने ओथ लिया था, जो पहली जो असेंबली में उन्होंने तकरीर की थी, उसी दिन इन्होंने कहा कि जी हुकूमत फेल हो गई है और हुकूमत जो है नाकाम है। तो इंशाल्लाह वो अभी तक चल भी रही है, और अपने इदारों को भी उसने जो है अपने साथ मिला के रखा हुआ है। वी आर ऑन द सेम पेज। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इंटरव्यू में कहा कि बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल। जी जी, जावेद भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी जो आज इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत और फौज एक सफ़े पर है,
और बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और हम देख रहे हैं चाहे इवन कराची की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हो, वजीर आजम साहब ने विजिट करने, आर्मी चीफ का विजिट हुआ, शहबाज शरीफ साहब भी गए। अब भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी सियासतदान है, ये जो मोहसिन अजीज साहब कह रहे हैं कल दिन भर मीडिया में चलता रहा, कैसे पॉलिटिशियंस फिर एक दूसरे को फेस कर लेते जब इतने सख्तगीर बयान देते एक दूसरे के खिलाफ, पेट फाड़ने के, सड़कों पे घसीटने की, और जैसे मोहसिन साहब कह रहे हैं जरदारी साहब ने भी दिए, तो जब आमना सामना होता है वो तमाम चीजें भुला दी जाती हैं, ये वो दिल में रहती हैं, लेकिन मसलियतन एक दूसरे से मिल लेते हैं। अब भाई साहब बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह इमरान खान साहब और उनकी जमात एक वक्त MQM के बारे में बातें करती थी, आज वो इक़्तिदार में। इसी तरह जिस तरह वो काफ के बारे में बातें करते थे, आज काफ के साथ हैं। इसी तरह कुछ और लोग हैं, शेख रशीद साहब हैं और कुछ और लोग हैं जिनके बारे में खान साहब बातें किया करते थे, तो आज उनकी कैबिनेट का हिस्सा है। एक देखेंगे, हम सारे अपोजिशन के जो लोग हैं, हमारी मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं। इलेक्शन कैंपेन जब हो रही है, भी तो होता होगा ना सर, होता है, उसमें जाहिर है लोग एक दूसरे के खिलाफ सख्त बात भी बाज दफा करते हैं, जमातें एक दूसरे के खिलाफ बात करती है। इसका मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ठीक, हम अपने प्रोग्राम में बाज दफा तकरीरें ऐसी होती हैं, हमें जरूर एहतियात करना चाहिए बात करने में हम सबको, लेकिन बात सूरत हाल में ऐसी हो जाती है, मजमा होता है, लोग होते हैं, आपके वर्कर होते हैं, आप उस वक्त वर्करों को उनके जज्बात जो है उठा रहे होते हैं, तो बाज दफा कुछ सख्त बातें ऐसी हो जाती हैं। ठीक, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए कि हम बैठते नहीं, हम बहुत सख्त एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते हैं और कुछ देर बाद एजेंडा क्या है पीपल्स पार्टी पीएमएल और अपोजिशन का इस वक्त एजेंडा क्या होगा? हमने कई दफा बैठकर मीटिंग की है, ये इतनी इन्होंने गाली दी है, इन्होंने इतना बुरा भला हमें कहा है, इतना ज्यादा, यानी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किसी सियासी लीडर ने या जमात ने किसी को इतना बुरा भला नहीं किया होगा, गाली नहीं दी होगी जितने इन्होंने अपोजिशन दी होगी। और कई मामलात में, ये फैक्ट के मामलात में भी इनके साथ हम बैठे हैं, हमने बात की है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाके की बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद इस इनको हुकूमत को समझाने का था कि मेहरबानी करके जो आपने कौम से वादे किए हैं, जो इस वक्त महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो गवर्नेंस के इशू हैं, जो पाकिस्तान का साहब तो कह रहे हैं फील गुड फैक्टर है, अब्बासी साहब करके इसकी तरफ मोहसिन अजीज साहब कह रहे हैं फील गुड फैक्टर है, आप कहते हैं बहुत लोग बेजार हैं, वो कह रहे हैं फील गुड फैक्टर है, लोग खुश हैं। देखिए ये मोहसिन अजीज साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा सरमायादार है, इसके दोस्त भी सरमायादार हैं, अच्छा सेठ हैं सारे, इनको तो आम आदमी का तो पता नहीं होता ना, अगर मैं इनको दावत दूंगा, अगर हमारे हल्के में जाएं, हमारे लोगों से मिले, आम आदमी से मिले, मोहसिन साहब को कभी मौका मिल जाए, वहां इनको पता चलेगा कि आम आदमी इस वक्त कितना मुश्किलात है, उनके पास नौकरियां नहीं है, महंगाई बड़ी ज्यादा हो गई है, बिजली और गैस के बिल देने के काबिल नहीं है, और फिर कोरोना की वजह से इतने बड़े मुश्किलात आए आम आदमी के। इस वक्त अनवार साहब या आपके लोग जो यहाँ आपके साथ बैठे हुए इस वक्त आपके कमरे में जरूर होंगे, उनसे पूछ रहे कि आम आदमी को इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाना कितनी बड़ी उसके लिए मुश्किलात है, जो दवाइयों की हालत है, जो महंगाई है, जो चीनी के प्राइसेज जो हैं, जो आटे की प्राइसेज जो हैं, जिसमें अरब रुपए के डाके डाले गए। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनकी हुकूमत ने बलाई सतह पर कोई मेगा करप्शन नहीं, बल्कि मैं फैसल कुंडी साहब के पास ले जाता हूं। फैसल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आज जो गैर मुल्की नेटवर्क, टीवी नेटवर्क इंटरव्यू दिया, उनकी हुकूमत में बलाई सतह पर कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं है, और अब तो ताकतवर और जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे अशराफिया, वो भी कानून के सामने जवाबदेह हैं। कुंडी साहब देखें, उन्होंने टीवी इंटरव्यू दिया है ना। देखिए पहली बात तो यह है कि मोहसिन साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लोग बड़े खुशहाल हैं। पहले बताएं कि जी जब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे हुकूमत में जब मैं आऊंगा तो मेरे MPs है, मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे होगा तो वो MPA में भी कर सकेंगे। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिल आ गया है? फिर आप कहते हैं मेगा स्कैंडल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी BRT पे गई है नैब में, और सूबाई हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि हमारी इंक्वायरी न की जाए। अब खैर से बकौल PTI के हमारे दोस्तों के BRT मुकम्मल हो चुकी है, जिसपे हम चल पड़ी है सर, रवां दवाएं पेशावर में, हाँ चल पड़ी है, कभी जलती है कभी गिरती है, जो भी है लड़खड़ा रही है, लेकिन जो भी है। लेकिन अब तो इंडियन टेकिंग ओवर हो चुकी होगी। अब तो हुकूमत को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपने स्टे ऑर्डर खत्म करा ले और कहे कि ये हमने एक शफाफ BRT बना ली और जो भी आना चाहते इस पर इंक्वायरी कर ले। इस तरह बाकी बैग स्कैंडल्स हैं, अगर आप मालूम जगह पे देखें आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए, तो वहाँ पर जो हम जब जाते हैं एतराज करते हैं तो ये जाके सुप्रीम कोर्ट के पेश हो जाते हैं। इन्होंने जो एहतसाब इदारा है KPK जिसने इन्होंने 7 साल हुकूमत की है सर, ये मौजूदा हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की 2 साल उस पर बताए ना, वो तो आप बता रहे हैं जब पहले इनकी KP में गवर्नमेंट थी तो अपनी 2 साल हुकूमत का कह रहे थे। वो 5 साल में बख्श दूं,
नहीं, वो तो केपी गवर्नमेंट थी ना, उसका तो जवाब मोहसिन साहब देंगे। मैंने तो आज दावा कर रहे हैं। मुझे बताएं, चले जी, आप 2 साल पे आ गए, ठीक है, वो 5 साल मैंने आपकी खातिर बख्श दिए हैं, उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ। ठीक है, अब 2 साल में जो इन्होंने मुख्तलिफ वफाकी इदारों में भी या सूबों में जिन वज़रा को निकाला, उन पे इन्होंने हमें नहीं बताया, क्योंकि इनको क्रिकेट की जबान समझ आती है, तो मैं क्रिकेट की जबान में पूछूंगा कि इन्होंने ये नहीं बताया कि वो अनफिट थे, कि वो बॉल टेम्परिंग कर रहे थे, कि वो मैच फिक्सिंग में मुलविस थे। ये क्रिकेट की जबान ये समझिए। नहीं, उन्होंने नहीं बताया कि वो मैच फिक्सिंग में मुलविस थे, ना बॉल टेम्परिंग का बताया, ना ये बताया कि वो जो है अनफिट थे, खेल नहीं सकते थे। और उन्होंने आए और निकाले और ये पता नहीं लगा। और ठीक है, हम समझते हैं कि माजी में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हुई हैं। जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान की आवाम से माफी मांगी कि वफाक में अगर आपसे ज्यादती हुई हो। अब मुझे ये पता नहीं है कि अब तो शेख रशीद साहब भी इमरान खान साहब से कहते होंगे कि आप तो मुझे चपरासी देते थे, लेकिन मेरे सेलेक्टर ने तो मुझे वजारत दे दी है। अच्छा। फिर इनके जो है वो जोरा शायद के जो कातिल इनके साथ काबीना में बैठे हैं, तो वो उनके मुतालिक इनका क्या ख्याल, इन पर भी डिस्कशन इन्होंने की होगी कैबिनेट में। फिर जो लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट थे, जिनको ये कहते थे चौधरी साहबान, आज उनकी क्या पोजीशन है, वो किधर बैठे हैं, आज वो पंजाब में इनके साथ रूलिंग पार्टी में। तो ये चीजें बातें करना, जब आपका अपना जो है अपने घर बाद में पहले जाके, ठीक है, हमने स्टेटमेंट, मैंने तो आप लोगों से सवाल पूछा कि आप लोगों का जब फेस ऑफ होता है, जब आप लोगों की सियासी इख्तिलाफ होता है जो जाती इख्तिलाफ की तरह लगता है। देखिए स्टेटमेंट दी हमें, तो मोहसिन अजीज साहब बता दें कि इन्होंने किस तरह उसको डील किया था, कि हमें भी कोई पता चल जाए, हम भी उसी तरीके से, शायद हमें भी तजर्बा हो जाता कि हम भी उसी तरीके से थोड़ा बहुत डील कर लें। क्योंकि इन्होंने जो किया, इन्होंने तो 2 साल उनके साथ गुजार लिया, उन लोगों के साथ जिनका मैंने आपको बात किया, जिनको ये रखना नहीं चाहते थे, चपरासी भी नहीं रखना चाहते थे, या जिनके साथ ये बैठना नहीं चाहते थे, या इन्होंने कहा कि मैं इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स नहीं करता, हमारे साथ जो सारे होंगे थे वही इलेक्टेबल्स जो कि हमारे मजदूर थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ी करप्शन की हमारे दौर में, आज वही मिस्त्री, वही मजदूर इनके फर्स्ट 3 रोज में बैठे हैं, जो 22 साल जदोजहद वाले हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको नजर आएंगे, बाकी तो सारे हमारे थे, वही हमारे थे या किसी और जमात के थे, वो इन्होंने लिया, या वो मुशर्रफ की टीम थी, या नवाज शरीफ साहब की टीम थी, या पीपल्स पार्टी की टीम थी। वो इनके साथ आज फ्रंट रनर हैं, जो इनको डिफेंड भी कर रहे होते हैं, जो इनके साथ कानून साजी भी कर रहे होते हैं, जो इनके लिए बजट भी बनाते हैं, जो इनके लिए सरमायाकारी की बातें करते हैं, वो सारे हमारे ही लोग थे। किधर से आप एक सब सारे तो आप कह रहे हैं हमारे ही लोग थे। जो आपकी इस वक्त टीम कैसा है, तो आपकी कारकर्दगी कैसे फिर बेहतर रही है? प्राइम मिनिस्टर साहब तो आज कह रहे थे इंटरव्यू में कि सिमत का भी तयन बेहतर हो गया, फील गुड फैक्टर कह रहे हैं, कोई करप्शन नहीं है, मीडिया आज़ाद है, आज़ादी इज़हार पे कोई कतगन नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फैसल कुर्डी साहब तो कह रहे हैं कि टीम जो है वो तो वही आप लोगों की मुख्तलिफ जमातों से ली हुई टीम है। नहीं जी, ऐसी बात तो नहीं है। अलबत्ता ये कि हर टीम में, हर पार्टी में बहुत ख़राब लोग भी होते हैं और बाज़ अच्छे लोग भी होते हैं, बाज़ मुल्की मफाद में भी रहते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर भी रहते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन लीडर्स जो है वो सही होने चाहिए। तो वो पार्टीज़ को उस जो है उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जिस डायरेक्शन में मुल्क जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। देखिए जी, असल में बात यह है कि यहाँ पे जिस वक्त कोरोना की यहाँ बात होती है, वो असल में यहाँ पे हमें ये बताया गया, ना मुल्क का सोचा गया, ना गरीब आवाम का सोचा गया, ना ही मईशत का सोचा गया, ना कारोबार का सोचा गया, और यही बताया गया कि जिसको लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन कर दो ताकि सब बर्बादी हो जाए, तबाही हो जाए। तो वहाँ पे एक ही मर्द मुजाहिद था, और वो भी मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में एक ही आदमी था जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, कि उसने स्टैंड लिया, उसने कहा कि नहीं, गरीब जो है उसकी जो है मैं रोज़गार और उसकी जो है तो उसको पहले देखूंगा, उसको मैं जिस तरीके से फीड करता हूँ वो फीड करूँगा। और मैं समझता हूँ कि उसी की दुआ की वजह से आज अल्लाह ने जो है तो हमें ये कामयाबी दी कि स्मार्ट लॉकडाउन भी हुआ, मईशत भी चलती रही, आज दुनिया उसका मोतरफ है। आज आप देखें, इंडिया की मिसाल हमें दी गई और टीवी शोज में बैठ के दी गई कि इंडिया देखो इस तरीके से कर रहा है। आज हम इंडिया की मिसाल क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते क्योंकि उनकी मईशत भी डाउन चली गई, उनके लोग भी अल्लाह माफ़ करे बहुत उनकी अमवात हुई, और कोरोना भी उसमें ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये तमाम वो चीज़ें एक लीडर की क्वालिटी होती है और उसको दे के चलती है। BRT की ये बात करते हैं, BRT चल गई है, 1-1.5 लाख आदमी उसमें रोज़ाना ट्रैवल करता है, कामयाबी से चल गई है और इंशाल्लाह वो कामयाबी से चलेगी। और जो ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, हम खुद भी बाज़ औक़ात कहते थे कि ये शायद गलत प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि जो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट आया है वो इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। लोगों ने उसकी पजीराई की है।
अब उसकी जो फीडर बसेज है वो भी चल गई है। तो ये सारे वो दुख हैं, दर्द हैं जो कि अपोजिशन को हो रहे हैं, और इसका हम कोई इलाज कर नहीं सकते। अब इसका हम क्या इलाज करें कि एक तरफ तो इमरान खान साहब का नाम जो है तो उसमें लिस्ट में आता है कि वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड, इन द इस्लामिक वर्ल्ड, और दूसरी तरफ उसी अखबार में आता है कि जो है ये दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं वो कौन हैं, वो कौन से पाकिस्तान के लीडर्स हैं और वो उन्होंने क्या पाकिस्तान के साथ किया, उनके नाम आते हैं। तो ये अब इसका तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? इसका जवाब तो ये खुद देंगे, और इसका जवाब इन्होंने अभी तक जो है किसी फॉरेन मीडिया को दिया भी नहीं है। उसने अभी पिछले दिनों कहा कि जी जो कराची इलेक्ट्रिक है उसके लिए इन्होंने जो है तो $25 मिलियन लिए, वो किसी ने उसकी तरदीद ही नहीं की आज दिन तक। तो मैं समझता हूँ कि ये तो जो है पहले इन अपने सफ़ों को सही करें, दुरुस्त करें, और उसके आगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चले, तो हम इनके शाना बचाना भी चल जाएंगे। लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई का इलाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हो, दुख दर्द रखते हो। जी वो कह रहे हैं महंगाई का इलाज क्या है? ये जो महंगाई है ये बहुत ज्यादा जो है लोगों को हर्ट करती है, जो जावेद अबाई साहब का आर्गूमेंट था। मोहसिन साहब सर देखिए, इस पे पूरी एक आर्गुमेंट हो सकती है, इसको मुझे आपको फिर टाइम देना पड़ेगा कि जिस वक्त के हम आए डॉलर वो तो हमें मालूम है, आप कहते हैं डिवैल्यू किया आप लोगों ने, पैसा तरीके से रोका गया था। अब क्या इकदाम उठाए जाएंगे 2 इयर्स डाउन द लाइन? तो सर आप देखें, आज देखें तो अभी जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं फ्रॉम 13%, 14%, इट हैज ड्रॉप डाउन टू 7.5%। तो ये जो है इंटरेस्ट रेट को आप देखें वो नीचे आ गया है। ये तमाम जो चीजें थी जो कि हमने पहले बिल्ड किया है, पहले जो हमारी मुश्किलात थी उनको हमने दूर किया है, और अब पाकिस्तान जो है सही डायरेक्शन की तरफ चल पड़ा है। मैं आपको एज ए बिजनेसमैन बताता हूँ, ये जो कह रहे हैं कि जी मुझे डाउन जो मजदूर हैं या गली के लोग हैं वो उन्हें मुझे मैं उनको साथ नहीं मिलता, नहीं, मैं रोजाना की बुनियाद पे मिलता हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग काम करते हैं, मैं उनके साथ रोजाना के हिसाब से उनसे मिलता हूँ, मुझे पता है कि उनके क्या हालात हैं। हाँ, एक वक्त थोड़ी सी सख्ती आई थी आज से 1.5 साल पहले, अब कम हो गई है, पौने 2 साल पहले। इन्फ्लेशन रेट तो कम हो गया है, सिंगल डिजिट में आ गया। आप कह रहे हैं कि महंगाई, आपके पास फिगर्स नहीं है जो मोहसिन अजीज साहब के लेटेस्ट फिगर्स हैं? और कोविड का हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी रही, वैसे वो तो काबिल सताइश है। अगर आप मेहरबानी करके इस मुल्क के किसी भी जो हमारे बिजनेस सेंटर्स है, मसलन ब्लू एरिया इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में, बिजनेसमैन और जो बिजनेसमैन जो इनकी जमात से तल्लुक रखते थे, जिन्होंने बड़ा पैसा दिया है पीटीआई को, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात है मोहसिन अजीज साहब। अगर आप ये चले जाएं और वहां देख लें और लोगों से पूछेंगे, आप पहले उनसे बिजनेसमैनों से पूछेंगे आपका क्या हाल है, फिर वहां से निकले तो कॉमन मैन जो है उससे आप पूछेंगे आपका क्या हाल है। इस मुल्क में पैया जो है वो बिजनेस का बार रुका हुआ है, बड़े माशी हालात बड़े खराब हैं, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। आप देख लेंगे बेरोजगारी की इंडेक्स आप देख लेंगे कहां पहुंच गई है, महंगाई। इसका हल बताए ना, हल क्या है सर? नहीं हुई है अब भाई साहब, हल बताए इसका। अब ये वो चीजें जिसको 2 सालों में ये कहते थे कि हम आएंगे तो फौरी तौर पर एड्रेस करेंगे, दुनिया में से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, महंगाई कम करेंगे, लोगों को गुर्बत से निकालेंगे, कई लाख घर बनाएंगे, नौकरियां देंगे करोड़ों के हिसाब से, दुनिया से लोग आगे हमारी नौकरियां लेंगे। करोड़ों नहीं, 1 करोड़ का सारे वादे जो इन्होंने कौम से किए होते, कोई एक वादे की तरफ इनका कोई एक कदम इनको बताएं कि जो आप ये अभी तक चलाओ। हम सिर्फ ये इनसे रोज कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े मुश्किलात में हैं, पाकिस्तान के लोग, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है, करप्शन बड़ी बढ़ रही है, तो मेहरबानी करके इन इश्यू को एड्रेस करें और कौम को बताएं। जिस पे अगर हम ये बात उठाते हैं तो ये गाली देते हैं। हम सिर्फ इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का ख्याल। आपने चूंकि कहा कि कौन सा प्लान बताया फैसल करीम कुर्दी साहब, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, बहुत बड़ा प्लान शायद बनाया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब पैकेज भी अनाउंस करेंगे। तो उसमें तो सिंध हुकूमत यानी आपकी जमात और मोहसिन अजीज साहब की जमात जो विफाक में, इनका बड़ा अच्छा इश्तराकी अमल उसके लिए बड़ा नागुज़ीर है। तो आप समझते हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए सिंध हुकूमत लीड का रोल अदा करेगी? देखिए, सिंध हुकूमत ने कभी इस चीज पे इनकार नहीं किया। इन्होंने कोरोना की बात की। देखें, कोरोना में जब वजीर आजम साहब कराची गए तो उन्होंने साबित किया कि वो एक पीटीआई के भी वजीर आजम है और एक सेलेक्टेड वजीर आजम है। वो इसलिए कि उनको ये गवारा नहीं हुआ कि वहाँ पर वो सिंध के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके उनकी, चलो कैबिनेट को छोड़, वो तो एनसीसी के फोरम पे मौजूद होते थे ना वजीर आला सिंध। चलो मैं अगर बात कंप्लीट कर लूँ, अगर आपकी मेहरबानी है तो उन्होंने सिंध के वज़ीर आला से ताल्लुक जो है वो मुलाकात करना भी गवारा नहीं समझा। तो
तो अगर मुलाकात की बात है तो वो गवर्नर से कितनी दफ़ा मिलते हैं, फिर उनके अपनी पार्टी के लोगों से कितनी दफ़ा इस्लामाबाद में बकौल सेंटर साहब के हमें हर 2 महीने बाद हमारे लोगों से मिलते हैं, तो फिर कराची जाने की जरूरत ही क्या कि अपने दोस्तों से मुलाकात करने तो उधर ही बुला लेते। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जब वज़ीर आज़म साहब आते हैं इनको नुकूल लगा वहाँ पर जा रहते हैं, कॉल ऑन करते हैं, गवर्नर पे भी, आपकी मिनिस्टर से भी कॉल ऑन करते हैं, मुश्किल वक्त था आप पूछते कि जी क्या मसाइल हैं क्या नहीं है, जैसे भी फ्लड आया है। अब फ्लड में भी अगर ये देखें, ये एक चीज होती है जो कि ये सिर्फ ये नहीं है कि वो आप सिर्फ पीटीआई के वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर आज़म, ये सिंध के अवाम पे ये चीज आई होती करो ना, ये आज सैलाब अगर है वो भी है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बयान देते हैं कि जी मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता मौसम की खराबी की वजह से, मैं अपने हल्के में भी नहीं जा सकता, तो आप बेरोड चले जाएं, आपको क्या तकलीफ होती है। तो ये चीजें अगर आप कहें कि जी ऐसी कोऑर्डिनेशन की बात है तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने अपने वो करना है। कभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम यहाँ पे काफिर काम नहीं करना चाहते, हम आपके साथ सपोर्ट नहीं करना चाहते। हमने हमेशा कहा है कि हम जो है एक जमहूरी जमात है, हम अगर आप कराची में फंडिंग करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बिल्कुल आए। लेकिन जब आपके वजीरे जो है इंफॉर्मेशन अगर ऐसी बातें करेंगे जी हम पैसे इसलिए नहीं दे रहे हैं तो खा पी जाएंगे। तो बड़े अफसोस है मुझे, एक जमहूरी शख्स हैं, उनके चचा हमारे साथ गवर्नर के भी गए थे, वो जाके अपने चचा से पूछे कि हमने जो रिफॉर्म्स किए थे फाटा में, जो चीजें की थी, वो जाके अपने यही जो है उनके बैरिस्टर मसूद कौसर साहब हमारे दौर में हमें उनको गवर्नर बनाया था, उनने वहाँ पे सर्व किया। तो ये अगर आज वो ये बातें करें कि जी ऐसे थे तो कम से कम जाके अपने चचा से पूछे कि हमने फाटा में कितने काम किए हैं, कितने रिफॉर्म्स किए हैं, ये चीजें होती। तो ये चीजें अगर बयान देना कि जी मैं अगर करप्शन की बात करूँ फिर मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर मैंने इल्जाम लगाना है तो मैं सलाई मशीन से लेके क्या क्या चीजें इल्जाम नहीं लगा सकता हूँ। तो ये चीजें आप छोड़ें, आप मुल्क की तरक्की की बात करें। आप कहते हैं लोग खुशहाल हैं, आप जाके बाजार में जाके महंगाई का तो पूछें, रोटी कितनी की मिल रही है, पेट्रोल की क्या प्राइस हो गई है, सोने की कितनी प्राइस हो गई है, बेरोजगारी कितनी हो गई। आप दिन ब दिन लोगों को रोजगार से निकाल रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे बल्कि आप निकाल रहे हैं, जॉबलेस कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर आप जो है अपने जो है पीटीडीसी रेस्टोरेंट बंद करके अपने लोगों को मतलब उसको बेचना चाहते हैं, आप ये बेचना चाहते हैं, आप सिल मिल अपने लोगों को बेचना चाहते हैं, तो ये चीजें तो नहीं चलेगी। आपने न्यूयॉर्क पे वार किया, रोजवेलट होटल पे, उसको अपने दोस्तों के मतलब है कि बेचना चाहते थे। तो ऐसी खुशहाली, हाँ हमें पता था, हमें बताया गया था कि इनके पास 200 मईशत दान हैं, हमें ये नहीं पता था कि इनके पास 200 एटीएम मशीन है जिनको इन्होंने 200 मईशत दान का बताया गया था। मोहसिन अजीज साहब ये फैसल कुर्दी साहब इनके पास टीम है। देखिए मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, उस पर हमें नहीं पता कि इनके पास 200 एटीएम। अगर आज मोहसिन अजीज साहब आज लीडर ऑफ द हाउस होते, इन्होंने जदोजहद की अपनी पार्टी में, आज तो हक ये था कि लीडर ऑफ द हाउस ये होते, यहाँ पर बैठे होते। इन ऐसे लोगों को जिन्होंने इनके साथ 22 साल पार्टी में काम किया है, जिनको अगर फ्रंट लाइन में अगर आज होते तो हम भी कहते हैं कि जी वाकई पीटीआई ने मोहसिन अजीज साहब को जो है लीडर ऑफ द हाउस बनाया है और इनको जो है अपने पार्टी में जो है मतलब एक अच्छी जगह पोस्ट है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जो फिर अगर वो जो पीएसएल टीम हो, जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम है, कप्तान क्वेटा का है, बाकी सारी टीम इधर उधर की है, तो अगर पीएसएल की टीम बनाना चाहते हैं, जो बनी हुई है इनकी पीएसएल की टीम, तो वो तो फिर सबके सामने कैसे डिलीवर करेगी। चले मोसे साहब लास्ट वर्ड सर, वो कह रहे हैं आपने बड़ी जद्दोजहद, आपको लीडर ऑफ द हाउस होना चाहिए था सेनेट में। नहीं खैर, ये जो हमारे जो लीडर होते हैं, हमारे जो पार्टी के चेयरमैन है, ये उनके सवाबदीद है। हम एक पार्टी के कारकुन हैं, एक अदना कारकुन है, हम अपनी हैसियत में जो हैं हमें खुद खुश हैं इसमें और पार्टी के जद्दोजहद में साथ देंगे। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो फिगर्स हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्फ। इन्फ्लेशन का फिगर अगर है, करंट अकाउंट डेफिसिट का अगर फिगर है कि 2 बिलियन पर मंथ के हिसाब से डाउन जाता था, आज वो प्लस में चला गया है। एफडीआई का जो फिगर है वो पिछले साल और उसके पिछले साल से प्लस में चला गया है। आज अगर स्टॉक एक्सचेंज थी जो कि डाउन गई थी, आज वो प्लस की तरफ आ गई, 35,000 के फिगर को उसने क्रॉस कर लिए। तो ये तमाम वो फिगर्स हैं जो कि किसी वक्त भी आप बैठाएं इंशाल्लाह इस पे जरूर गुफ्तगू करेंगे सर साहब को, ठीक है। मैं इनके सामने पूरा एक चार्ट रख दूंगा। देखिए कराची के जाने की बात है, मैं आपको ये अर्ज करूं कि बड़े मुअद्दबाना तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे गलत सियासत हो रही थी और ये बताया जा रहा था, गलत रास्ता बताया जा रहा था और गलत रास्ता अडॉप्ट करने की रास्ता बताया जा रहा था। अब आप लोगों ने इसकी तस्दीक कर ली है सर, इस मेरा वक्त खत्म हो जा रहा है गुफ्तगू करने के बाद वो निकल गए थे। आई हैव टू फिनिश ऑन दिस पॉइंट। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना रोजवेल्ट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसमें भी पैसे डाले जा रहे हैं और आखिर में सिर्फ कहता हूँ ये 7-8 आदमी है, इनकी करप्शन हम माफ कर दें, सब पाकिस्तान को यही लोग बैठ के कहेंगे कि गुले गुलजार है। चले मोहसिन अजीज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब,
फैसल करीम कुरनी साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम जो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत अमल है तौहीन आमेज खाके और फ्रांसीसी जरीदा चार्ली हेब्डो, दोबारा से उन्होंने नापाक हरकत की है और जो 2015 में इन्होंने इंतहाई काबिल मुजम्मत जो खाके शाये किए, जिसके बाद इसका रिएक्शन भी बड़ा सख्त आया और 7 जनवरी 2015 को 12 अफराद को जो इस जरीदे से मुंसलिक थे दफ्तर में घुस के वासिल जहन्नम किया गया। इस कार्रवाई में जो 2 लोग थे जिन्होंने इनको वासिल जहन्नम किया वो भी जाम बाक हुए और अब ये मुकदमा जो उनके साथ उनके एक्म्प्लिसेस कहलाए जाते हैं या जो उनके साथ थे, साथी थे, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसकी दोबारा से समाअत शुरू हुई है। कोविड-19 की वजह से फ्रांसीसी अदालत में वो रुकी हुई थी, लिहाजा इस मौके पर दोबारा ये इन्होंने नापाक और जसारत की और ऐसे खाके दोबारा शाये किए। इस पर हुकूमत पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने शदीद मुजम्मत की है। इस पर हम बात करेंगे। ये जो इस्लामोफोबिया है बिलखसूस फ्रांस में और जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, इसके तदारक के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े मारूफ सफारतकार रह चुके हैं और फ्रांस में आपने एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान सर्व किए, गालिब इकबाल साहब। गालिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गालिब साहब, बताइएगा, ये फ्रांसीसी जो जरीदा है चार्ली हेब्डो, इन्होंने दोबारा से वो गुस्ताखाना खाके जो है वो शाये किए हैं अपने जरीदे में और मैं पढ़ रहा था इस पे ज़ाहिर बात है रिएक्शन आया है वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी उनकी जानिब से। तो जो फ्रांसीसी सदर हैं मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि ये आज़ादी इजहार है और जो सदर का ओहदा है वो किसी भी आज़ादी इजहार के मामले में कतगन नहीं लगा सकता। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब हॉलोकॉस्ट के बारे में कोई बात आ जाती है तो उस पर तो तूफान खड़ा हो जाता है और इस मामले में पहले 2015 में 12 अफराद जो है उनका कत्ल हो गया था इसी जरीदे के दफ्तर में और वो कार्टूनिस्ट जो है और एडिटर वो भी इस पे शामिल थे। ये दोबारा से इस हरकत का करना इस इस्लामोफोबिया की वजह क्या है, बिलखसूस फ्रांस में, चूंकि आपने वहां सर्व किया है, ये क्यों कर दोबारा इस मामले को उठा लिया जाता है जिससे करोड़ों मुसलमानों के जो जज्बात है वो मजरूह होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो ये कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरी बात ये है कि चार्ली हेब्डो जो है वो जिस ग्रुप पे मुश्तमिल है वो ग्रुप वो है जो कि सहाफत नहीं कर रहे बल्कि वो फितना और शर ठहराने वाले लोग हैं। और वो जो आपके उनके ऊपर दफ्तर पे अटैक हुआ था जिसमें 12 लोग भी मारे गए थे, उसकी भी अगर आप हिस्ट्री बगौर उसका जायजा लें और वो जितनी फिल्म थी जो कि बाद में उन्होंने नेट से हटा दी थी, उसको अगर आप बगौर जायजा लें तो वो आपको पता चलेगा कि वो सारा स्टेज ड्रामा था। और वो पुलिस इंस्पेक्टर जो कि उसकी तफ्तीश पे मामूर था, वो बहुत शाम को वहां गया और अगली सुबह उसने अपने ही दफ्तर में वो उसका एक नोट था कि जी मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि ये एक साजिशी गढ़ है, यहाँ बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जाती है। चार्ली हेब्डो कोई रिस्पेक्टेबल रिप्यूटेबल मैगजीन या अखबार नहीं है। इसका जो कुल मकसद है वो ये है कि किसी तौर पे इस किस्म की चीजें शुरू करके उसको गलत किस्म की हवा दी जाए और लोगों को, मुसलमानों को परेशान किया जाए। अब चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक पहले यूएसएसआर जो था उसको टारगेट बनाया हुआ था कि वो दुश्मन है, उसके बाद मुसलमानों को बना लिया उन्होंने कि ये दुश्मन है। अब तीसरा दुश्मन मगरिब का जो है वो चीन की सूरत में सामने आ रहा है। वो चीन की सूरत में जब आते हुए तो उन्होंने कहा किसी तौर पे मुलव्वस मुसलमानों को भी साथ करे।
जब तक कि वो इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे तब तक वो मुसलमानों को इश्तिहाल नहीं दिला पाते। जब वो इश्तिहाल दिला पाते और उनको पता चल चुका है कि इन चीजों से आता है तो उसके बाद वो अपने मकासद हल करना शुरू कर देते हैं। पिछली मर्तबा भी यही हुआ था कि जब वहां अटैक हुआ था तो इन्होंने जितने इनके लोग थे उन लोगों को रोकने के लिए इन लोगों ने मुख्तलिफ वहां कवानीन बना लिए और हुकूमत ने और ज्यादा अपना कंट्रोल और पावर एज्यूम कर ली थी। ये अब जो है ये पहला स्टेप दोबारा उठाया गया है। इसका मकसद ये है कि इसके ऊपर जब इश्तिहाल अंगेजी होगी, लोग बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तो हुकूमत इसके ऊपर मजीद कंट्रोल अपना संभाल लेगी। और इसके साथ साथ ये भी वो देखना चाह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनको किसी तौर पे मुलव्वस करके वहां की इमिग्रेशन को भी उन्होंने खत्म करने का तहिया कर रखा हुआ है। क्योंकि जो फार राइट की पार्टीज हैं वहां की, उनका ये मंशूर है कि इमिग्रेंट्स को इस जगह पे नहीं आने देना और बिलखुसूस मुसलमान ममालिक से नहीं आने देंगे। तो ये आपने बहुत अच्छा इसका अहाता किया कि ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है। हमारा काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए, इनसे कैसे इंगेज करके जो मेजॉरिटी है उसको कन्विंस किया जाए कि ये जो एक इन्होंने तरीका इख्तियार किया है जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। एज ए मुस्लिम हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत आबरू, हम सब की जान माल सब उस पर कुर्बान है। कैसे अब इनको कैसे काउंटर किया जाए, आप क्या इसके लिए, क्योंकि आप वहां रहे हैं, आपका मीडिया से भी इंटरेक्शन हुआ होगा, वे फॉरवर्ड हमारे लिए मुस्लिम्स के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इस चीज को तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में तो आती ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और जैसे आपने खुद ही अपने सवाल में कहा था कि अगर हॉलोकॉस्ट के बारे में बात करें तो उस वक्त उन लोगों को सजाएं दे दी जाती है, उन लोगों को बंद कर दिया जाता है, उनका ऐसा हर तरफ से नाता बंद किया जाता है कि उनको समझ नहीं आती कि क्या करें। सो ये जो चीज है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है नहीं। हम लोगों को इसके बिलमुकाबिल अगर कुछ करना पड़ेगा तो आपको यही है कि कोई सख्त किस्म का एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन चूंकि बात फिर ओआईसी के ऊपर आ पड़ती है कि जी ओआईसी ये करे, ओआईसी की तरफ से अगर एक सख्त किस्म का पैगाम जाता है और उन ममालिक की तरफ से जितने भी मुसलमान हैं अपने मुसलमान ममालिक के जितने भी सफरा हैं उनको वापस बुलाएं अपने पास। यस कि जी हम कंसल्टेशन के लिए बुला रहे हैं 4, 5, 6 दिन 10 दिनों के लिए, और अगर ये समझते हैं कि हालात बेहतर नहीं हो रहे तो आप तमाम ममालिक से फ्रांस के जो सफरा है उनको वहां से आप पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करें, क्योंकि ये चीज तो नहीं चल सकती कि आज आप साहब आप बिल्कुल सही कह, आपको याद होगा टर्की ने आया सोफिया का जब का इफ्तिताह खोला उसको और नमाज वहां पर अदा की, तो फ्रांस में बहुत ज्यादा उसका रिएक्शन आ रहा था और बड़ा जबरदस्त एक इनिशिएटिव था टर्किश प्रेसिडेंट का। ये मैं जानना चाह रही हूँ फ्रांस से ऐसे क्यों, पहले खवातीन के जो स्कार्फ उड़ने पर बड़ा मोतरज हुआ करते थे और लेजिस्लेशन लेकर आ गए, फिर इस तरह की ये आप बता रहे हैं कि बड़ा कोई गैर मारूफ सा है और वैसे भी कोई नाम ही नहीं इसका, चार्ली हेब्डो का में तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। और मैं देख रहा था कि इन्होंने जो डेनिश डेली 2005 के भी जो नापाक और गुस्ताखाना हरकत थी उसको भी रिप्रिंट किया था। तो ये फ्रांस में ऐसी कोई क्या कोई खास वजह है, या नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, ये 3 मुल्क हमें बहुत ज्यादा इस हवाले से नजर आते हैं? देखिए, ये सिलेक्टिव किस्म के डिसीजंस लेते हैं और सिलेक्टिव किस्म की फ्रीडम्स देते हैं। सो अगर एक वहां किसी को कोई भी लिबास पहनने का शौक है वो अपना पहने, मतलब अगर ये समझते हैं कि एक हिजाब में खातून की वजह से इनकी सोसाइटी में फर्क पड़ रहा है तो उसी सोसाइटी में न्यूड बीच के ऊपर भी जो लोग जा रहे हैं वहां से भी बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों एक्सट्रीम्स अगर आप समझ रहे हैं कि ये है तो दरमियान का एक रास्ता होना चाहिए। लेकिन अगर आपने वो लेफ्ट साइड पे एक फ्रीडम दे रखी है तो आप राइट साइड पे फ्रीडम दे दें। तो फ्रांस का असल ये मकसद ये है कि इसके जो आप अगर आपकी तमाम खारजा पॉलिसी को देखें तो मुसलमान ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात वैसे नहीं है जैसे कि अमेरिका ने या बरतानिया ने रखे हुए हैं। इनके ताल्लुकात जो है इस वक्त ज्यादातर भारत जैसे ममालिक के साथ है, क्योंकि वहां कारोबार कर रहे हैं और शराकतदारी की वजह से ये जो है इनके सपोर्ट वहां से मिलती है। लेकिन फ्रांसीसी जहन को भी समझने की जरूरत है। फ्रांसीसी जहन जो है वो बिल्कुल एक आइलैंडर मेंटेलिटी है
वो समझते हैं कि यही सारी दुनिया है और जो हम करते हैं यही हर चीज है। बकिया दुनिया जो है उनको फ्रांस को फॉलो करना है। अच्छा, वहां मतलब कुएं के बच्चे मेंढक हों है या ये तो एक बड़े तरह हों से। या जवान हो, उनको यही सोच है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गालिब इकबाल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे ख्याल में शायद उनको उनकी सोच यही है कि शायद हर चीज़ वहीं से उसका आगाज़ होता है और वहीं उसका इख्तिताम होता है। बारकैफ अफसोस होता है ऐसी सोच पर, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत सही किया है कि भरपूर मजम्मत की है। तमाम इस्लामी उम्मा को इस मामले पर पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए, और ये जो इस्लामोफोबिया है इसके तदारक के लिए कोई ना कोई अमली इकदाम, हॉलोकॉस्ट पे तो और हेट स्पीच पे तो मेरे ख्याल में कवानीन मौजूद हैं और सजाएं सजेस्टेड हैं, उनका बायकॉट होता है। इस्लामोफोबिया और बिलखसूस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर कोई ऐसी हरकत होती है उस पर बहुत ही सख्त स्टैंड लेना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, तब जाकर ऐसी जो गंदी और नापाक सोचें हैं उन पे हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। आज के लिए यही कुछ सच के साथ में जो आज इस हफ्ते हमने शोज़ आपके सामने लेकर आए उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी सही रही तो आपसे पीर को मुलाकात होगी, पीर की शब 10:05 पे। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी पाकिस्तान टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।